वेरी एक्टिव। So Akash Verma is there. ओके आकाश स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का, जिसमें कि सारे बच्चे आ जाएं जो भी 30 पार्ट। डैम्प्ड वाइब्रेशन के टर्म पे लिखा गया है, ठीक है। स्लाइड्स दिख रही हैं ये डैम्प्ड वाइब्रेशन की? यस सर। ओके, सो जैसा कि हमने बताया था कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, या जो हमारा डैम्प जो फोर्स है विच इज कमिंग इन पिक्चर ड्यू टू फ्रिक्शन, विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो हम अगर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें डैम्पिंग फोर्स का, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। ये हमारा है SHM, ये हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ये इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। d²y/dt² प्लस k/my, ठीक है, दिस इज SHM जो हमारा मोशन है वो है, एंड देयर इज ए फोर्स माइनस b dy/dt, so minus b into velocity of the object and is opposite, okay, to the motion, so it is coming with minus sign. So this is actually your acceleration md²y/dt², this is the restoring force which is SHM का, और उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। नाउ वी नो दैट k/m इज नथिंग बट ω², ठीक है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, ओके। एंड d/m let us assume that 2/r, sorry 2r, b/m is equal to 2r, ठीक है। ये हम r की बजाय b हमारा क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट जो है, डैम्पिंग फोर्स, ये उसका कांस्टेंट है। सो दिस इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, सो रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और 2r क्यों ले रहे हैं, r क्यों नहीं ले रहे हैं, ये अभी हम लोग का आगे जब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम 2r क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह वहां पे बाई टू करके आता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे 2r लेते हैं। सर इसमें 13 नंबर स्लाइड ही दिखाई दे रही है सर। हाँ सर, स्लाइड दूसरी और स्लाइड चेंज नहीं हुई? नो सर, आपका सर आपके स्लाइड शो लगा है इसीलिए नहीं शो हो रही है सर। तो स्लाइड स्लो नहीं लगाना है क्या? बिना स्लाइड स्लो के नहीं चलेगा क्या ये? यस सर, उस ऑप्टिक्स वाले में भी यही हो रहा था सर। हाँ, तो इसका मतलब ये जूम का प्रॉब्लम हो गया फिर। एनीवे, ठीक है, तो हम बिना स्लाइड स्लो के ही चलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यार ये ट्रबल होगा थोड़ा सा। फिर इसमें हम लोग हाइलाइटर कैसे यूज करेंगे? ओके, अच्छा ठीक है, हम लोग हर बार वो करते हैं। ठीक है, चलो, तो हम ये बता रहे थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो हम हर बार फिर इसको यार कैसे करें, एक लाइन ड्रॉ ले लेते हैं, उससे हाईलाइट करते हैं। प्रॉब्लम ये तो नया ट्रबल आ गया। ओके, सो आई विल यूज दिस। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो पता है क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और
जिसमें कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ma इज इक्वल टू द फोर्स माइनस ky, दैट इज डिस्प्लेसमेंट उसमें, और एंड दिस इज dy बाई dt। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा अगर हम सबको एक साइड ले लें। अब इसमें हम b बाई एम को एक कांस्टेंट ले रहे हैं 2r, और k बाई एम को एक कांस्टेंट ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम पहले ही ले चुके हैं। अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dy बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा है डैम्पिंग फोर्स, मतलब जब फ्रिक्शन फोर्स को हम कंसीडर कर लेंगे अपने इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, जहां पे कि ये जो पार्ट है 2r dy बाई dt, ये जो टर्म है दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, ओके, या विस्कस फोर्स, राइट, जो भी हमारा फोर्स है। अब हमारा पर्पस जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सॉल्व किया, उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, सो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम लोग ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, टेक इट आउट, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लेट अस एज्यूम ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है y, ठीक है, हम मान लेते हैं कि y इज ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेना है कि y इज इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा t, जहां पे कि a कुछ कांस्टेंट है और अल्फा भी कुछ कांस्टेंट है। ये हमारा सोल्यूशन है सपोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर सोल्यूशन ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा सोल्यूशन अपने आप हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? यहाँ पे हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dy बाई dt हमारा हो जाएगा ये अल्फा a अल्फा t, अल्फा y डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को हम बेसिकली इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर ए टू द पावर अल्फा टी विच इज अल्फा स्क्वायर वाई। सो डी वाई बाई डी टी इज अल्फा वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वाई। नाउ वी सब्स्टिट्यूट डी वाई बाई डी टी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी एंड वाई, ये तीनों वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो वी विल हैव दिस, ओके, अल्फा स्क्वायर वाई 2r अल्फा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर हम मान लें कि हमारा सोल्यूशन ये है, तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। ठीक है, अगर दोनों रूट्स हम लिखें तो कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, प्लस आर माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं होगा, ओमेगा होगा। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस अल्फा in this equation, okay, so अल्फा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में। ठीक है, अब अल्फा की दो वैल्यू हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 प्लस माइनस साइन के साथ। तो हमने अपने सोल्यूशन को क्या लिया? हमारा सोल्यूशन था a e टू द पावर अल्फा t, तो हमने अल्फा को एक बार अल्फा 1 लिया। ठीक है, मतलब a को a1 ले लिया और अल्फा 1 जो एक रूट था उसको पहले लिखा इंटू टी प्लस a2 e टू द पावर अल्फा 2t। हमने दोनों रूट को सम करके लिख दिया। सो दिस इज दिस solution of our differential equation. Now remember, we know what is r. ठीक है, r को हमने 2r हमने माना है b by m। ठीक है, जहां b हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है। ओमेगा we know k by m, ओमेगा स्क्वायर, बट we don't know what is a1 and what is a2। तो हमारा अभी पहला काम है a1 a2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हम a1 a2 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम मान लें कि जैसे हमारा SHM है, ठीक है, तो हम मानते थे ना कि एट t इज इक्वल टू 0 सपोज हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब हम मैक्सिमम पॉइंट से SHM को छोड़ रहे हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0 आवर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम विच इज y नॉट, एंड वी आल्सो नो दैट
कि जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है या एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है एसएचएम में? जीरो। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें t इज इक्वल टू जीरो पे y इज इक्वल टू वाई नॉट मिल गया और dy बाई dt जीरो मिल गया। ठीक है, अब हमारा ये है y, तो हम y में t की वैल्यू जीरो पुट कर दें और dy बाई dt की वैल्यू भी जीरो पुट कर, dy बाई dt अगर इससे हम dy बाई dt निकाल लें उसमें भी t की वैल्यू जीरो पुट कर दें। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे dy बाई dt जीरो हो जाएगा और y जो है वाई नॉट हो जाएगा। तो अब हम ये करते हैं, जैसे ही t की वैल्यू जीरो करेंगे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a1 प्लस वाई नॉट हो जाएगा और ये टर्म सब वन हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल वाले, हमारे बचाएगा a1 प्लस a2। सो हमें क्या मिल जाएगा? a1 प्लस a2 इज वाई नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे। नाउ वी कैलकुलेट dy बाई dt। सो dy बाई dt हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर माइनस दिस t। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो पहले को कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो पहले इंटू द एक्सपोनेंशियल टर्म प्लस सिमिलरली जो पावर वाला टर्म है वो आ जाएगा इंटू अगेन द एक्सपोनेंशियल टर्म। नाउ दिस इज dy बाई dt, बट एट t इज इक्वल टू जीरो योर dy बाई dt इज जीरो। तो हम क्या करेंगे? t की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगेन एक्सपोनेंशियल टर्म बिकम्स वन, ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म वन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? दिस इंटू a1, ये t वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो दिस इंटू a1 प्लस दिस इंटू a2 इज जीरो। सो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू वाई नॉट और दूसरा दिस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इस वाले इक्वेशन को, इफ यू सिंप्लीफाई दिस वी विल गेट दिस a1 माइनस a2 इज इक्वल टू r वाई नॉट अपॉन r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक a1 माइनस a2 का इक्वेशन हो गया, एक a1 प्लस a2 का इक्वेशन हो गया। क्या इन दोनों से हम a1 a2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं in terms of y naught r and omega? Because r we know the constant, y naught we know the displacement of particle at t is equal to 0 and omega is the natural frequency of the oscillator, that is root k by m। तो a1 plus a2 और a1 minus a2 एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में तो a1 की वैल्यू निकल जाएगी और एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो a2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। सो हमने फिर यहाँ पे क्या किया, ये हमारा a1 का हमने ऐड किया तो हमें a1 की वैल्यू मिल गई y नॉट बाई टू 1 प्लस r बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सब्सट्रैक्ट किया एक में से दूसरे को तो मिल गई y नॉट बाई टू 1 माइनस r बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया a1 की वैल्यू, ये हो गया a2 की वैल्यू। नाउ इफ यू रिमेंबर आवर, तो अब हमको a1 की भी, हमने अल्फा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गया, हमको a1 a2 मिल गया। तो हमारा जो सोल्यूशन आया, सोल्यूशन क्या था? y इज इक्वल टू a अल्फा t हमने एज्यूम किया था, लेकिन अल्फा की दो वैल्यू आई हमको, तो हमारा जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया y इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 t प्लस a2 अल्फा 2 t। तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू तो दो रूट हो गए, हमने वो रख दिया। a1 a2 की जो दो वैल्यू थे, जो एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट थे, उनको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको ये मिल गया सोल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आया कि ये सोल्यूशन कैसे आया? यस दिखने में थोड़ा बड़ा है, बट मैथमेटिकल स्टेप्स जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने जब हमने डैम्पिंग फोर्स को इनकॉर्पोरेट किया तो हमारा एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हमने एज्यूम कर लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है उसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा t के फॉर्म में है। वहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली इनिशियल कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन से। अल्फा की जो वैल्यू आई उससे हमारा चूंकि दो वैल्यू आई तो हमको दो बार लिखना पड़ा उसको, a1 e टू द पावर अल्फा 1t प्लस a2 e टू द पावर अल्फा 2t। अब हमारे पास a1 a2 दो पैरामीटर आए जिनकी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कैलकुलेट किया? t इज इक्वल टू 0 पे हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है और हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 है।
ठीक है, उसको यूज करके हमने A1 A2 की वैल्यू निकाली, तो हमको ये सोल्यूशन मिल गया। अब सोल्यूशन दिखने में थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट दिस इज द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। नाउ अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है हमारा, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? बी बाय एम। हाँ, बी बाई एम। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट है ना, डैम्पिंग फोर्स जो है उसका जो कांस्टेंट है, मतलब बी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी हमारा डैम्पिंग फोर्स उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इससे तो यही समझ में आता है, या दूसरे भाषा में हम ये कहें कि आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी हमारा डैम्पिंग फोर्स उतना ही बड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ यस ठीक सर। है। यस सर। तो और तो बी बाई एम और के बाई एम दो पैरामीटर हो गए। बी जहां पे डैम्पिंग फोर्स का कांस्टेंट है, के जहां पे हमारा किसका है, जो एक्चुअल फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स उसका कांस्टेंट है। तो अब हम बेसिकली बी हमारा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और के हमारा ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो बी से रिलेटेड है, ओमेगा जो है वो के से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी भी हमारा एक फोर्स कांस्टेंट है जो कि डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा भी हमारा एक फोर्स कांस्टेंट के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो फोर्स कांस्टेंट हैं, एक रेस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहा है, एक डैम्पिंग फोर्स जिसकी वजह से कि हमारा एम्पलीट्यूड डिक्लाइन करता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे दो तरह के कॉम्पिटिट, अब दोनों माइनस साइन के साथ आ रहे हैं, स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो दो कॉम्पिटिंग इंटरैक्शन, दो कॉम्पिटिंग फोर्स हो गए, रेस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। तो अब अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेस्टोरिंग फोर्स, और आर की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब है कि हमारा रेस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा डैम्पिंग फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीन केसेस बने, एक व्हेन आर इज ग्रेटर देन ओमेगा, मींस आपका डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्टोरिंग फोर्स, एक बना आर इज इक्वल टू ओमेगा, जब डैम्पिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर हो गए, बराबर लग रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है आर इज लेस देन ओमेगा, मींस डैम्पिंग फोर्स जो है हमारा मैग्नीट्यूड वो हमारे रेस्टोरिंग फोर्स से कम है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सर यस सर। हाँ सर जो दोनों फोर्स कांस्टेंट हैं बी हाँ, और के, वो आपस में कैसे रिलेटेड वो होंगे? आपस में रिलेटेड नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि दो फोर्स हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम बोथ फोर्स आर एक्टिंग। ठीक है, एक तुम्हारा रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, और एक डैम्पिंग फोर्स है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन तो कभी रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स है, कभी डैम्पिंग फोर्स है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, हम इन कांस्टेंट पे Yes, बात sir. कर रहे हैं जो दोनों के कांस्टेंट हैं। मतलब अगर सपोज तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तुम्हारे सिस्टम पे, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट अगर बहुत ज्यादा है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? ठीक है, मान लो कि जैसे अगर किसी लिक्विड में हम एक पेंडुलम ले लिए, ठीक है, अब पेंडुलम को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिए, लेकिन अगर विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विस्कस फोर्स है, ठीक है, और ग्रेविटी मान लो वहां बहुत कम, ग्रेविटी फोर्स रिलेटिवली बहुत कम है, तो क्या होगा, वो बॉल जो है पेंडुलम वो धीरे 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 अपने इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आके इधर उधर ऑसिलेट करेगा, क्या ऑसिलेशन होगा उस समय? नो सर। नहीं, ठीक है, लेकिन है तो क्या होगा, वो ऑसिलेट करेगा और धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ना। यस तो सर। तो एक सर केस उस में केस में जो एक केस में विस्कस फोर्स ऑसिलेटरी होगा है, सर, दूसरे केस में ऑसिलेटरी नहीं है। इसका मतलब कि मोशन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय दी अमाउंट ऑफ डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग कांस्टेंट जो हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम तीन डिफरेंट केस लेंगे, आर इज इक्वल टू ओमेगा, आर इज ग्रेटर देन ओमेगा एंड आर इज लेस देन ओमेगा, और तीनों में हमारा पार्टिकल का जो मोशन होगा
या उसके डिस्प्लेसमेंट का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो अब हम आते हैं अगले पे। ठीक है, सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट केस। अब यहाँ पे पहला केस है व्हेन r इज ग्रेटर देन ओमेगा। ठीक है, r इज ग्रेटर देन ओमेगा मतलब दिस टर्म इज रियल। ठीक है, r माइनस ओमेगा रियल हो जाएगा, r माइनस ओमेगा स्क्वायर रियल होगा ना? यस सर, रियल। हाँ, तो यस सर। अगर रियल होगा तो अब हम अपने अगर पिछली स्लाइड में जाके देखें तो यहाँ पे ये टर्म रियल हो जाएगा, ये वाला टर्म रियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास और r चूंकि बड़ा है ओमेगा से, तो माइनस r वाला जो टर्म है ये डोमिनेट करेगा बिकॉज r इज लार्ज। ये टर्म तो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से हम कुछ ये तो जाहिर सी बात है r से कम होगा, r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम r में से ऑलरेडी कुछ चीज घटा के इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो विच इज लेस देन r। ठीक है, यस सर। तो हमारा Yes, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है y, वो y नॉट विथ सम टर्म इंटू e टू द पावर माइनस सम निगेटिव टर्म इंटू t। तो इसका e टू द पावर माइनस अल्फा टी अगर हम लें या e टू द पावर माइनस बीटा टी कहें, तो वो क्या होता है, वो फंक्शन कैसा दिखता है? एक्सपोनेंशियली डीके जैसा दिखता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसका तो अगर हम देखें अगर डिस्प्लेसमेंट के, तो दोनों जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो निगेटिव है। यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस आर है, दूसरे में भी e टू द पावर माइनस आर है। इसका मतलब सीधा हुआ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा। देयर ऑसिलेटरी जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो टाइम के साथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे डीके करेगा। ठीक है, तो जब r ज्यादा होगा ओमेगा से, ठीक है, उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे डीके करता जाएगा। इज इट ऑसिलेटरी मोशन? इज इट ऑसिलेटरी? No, sir. नो। ऑसिलेशन में क्या होता है कि No, sir. डिस्प्लेसमेंट किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करे, लेकिन यहाँ पे टू एंड फ्रो तो हो ही नहीं रहा है, वो धीरे 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 जो है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है विद एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हुआ कि इफ r इज वेरी लार्ज, ठीक है, इफ r इज लार्ज इन कंपेरिजन टू ओमेगा, द मोशन इज विल नॉट बी ऑसिलेटरी। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस व्हेन r इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि r इज इक्वल टू ओमेगा एक स्पेशल केस हो गया। r ग्रेटर देन ओमेगा मतलब एक रेंज, r कितना भी बड़ा हो सकता है, बस ओमेगा से बड़ा होना चाहिए। r इज इक्वल टू ओमेगा मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू ओमेगा के ठीक बराबर। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इट इज ऑल्सो नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी क्यों नहीं होगा ये वही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि इट इज ऑल्सो नॉट ऑसिलेटरी। क्यों? क्योंकि जैसे ही k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ओमेगा होगा, योर r माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 0। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखेगा? तो एक्चुअल में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इक्वेशन को देखें पुराने स्लाइड को, ये क्या हो गया, हाँ, तो r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से इसको डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल क्लोज टू 0, दैट इज h। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम मान लेते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने डिस्प्लेसमेंट को हम r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम h से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको e टू द पावर ht, e टू द पावर माइनस ht कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दोनों को इस इक्वेशन में रख के, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है e to the power minus rt and something like this. If because h is very small, so
हम कुछ h के जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जैसे h स्क्वायर, h क्यूब, इन सबको इग्नोर करते हैं क्योंकि h बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब y को अगर h के फॉर्म में, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस तुम लोग को इसका समरी बताएंगे। ठीक है, सो हाँ, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, h के फॉर्म में, ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह से मिलता है और फिर हम अपनी बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं कि कब h t=0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का आता है, y (e⁻⁻ RT 1 + RT। ठीक है, ये हमारा y का फॉर्म है जब r = ओमेगा होता है। ठीक है, बीच के कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स थे वो हमने अभी स्किप किए हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है मतलब हमको करना। ठीक है, हम बस बताना चाह रहे थे कि आता कैसा है फॉर्म। तो ये इस तरह का फॉर्म आता है। अब यहाँ पे दो चीज है, e⁻⁻RT भी है, 1 + RT भी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा ये टर्म इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टर्म डिक्रीज करेगा, ये टर्म हमारा डिक्लाइन करेगा। तो t जब t की वैल्यू बहुत कम होगी तब तो हमारा ये टर्म डोमिनेट करेगा, लेकिन जब t की वैल्यू बढ़ जाएगी तो चूंकि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, t स्क्वायर, t क्यूब सारे टर्म आते हैं, तो लार्ज t पे हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगा, स्मॉल टाइम पे हमारा ये लीनियर टर्म डोमिनेट करेगा। लेकिन इवेंचुअली होगा क्या, ठीक है, इवेंचुअली t स्मॉल होने का मतलब बहुत स्मॉल, क्लोज टू जीरो। तो क्लोज टू जीरो पे तो हमें ये थोड़ा फ्लैट जैसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये लीनियर जैसा टर्म है। बट अगेन एट हाई t इट एक्सपोनेंशियली डिके, ठीक है, और टाइम के साथ ये घटता जाएगा। तो इट इज ऑल्सो नॉट एन ऑसिलेटरी फंक्शन। ठीक है, तो जो दो केस हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन ओमेगा, ओके, वो भी ऑसिलेटरी नहीं है, एंड व्हेन r इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, तो ये भी हम डैम्प ऑसिलेशन ही है। लेकिन चूंकि r इज इक्वल टू ओमेगा एक क्रिटिकल वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट एन ऑसिलेटरी फंक्शन, राइट। तो ये जो है कि दो इंपॉर्टेंट केस हो गए जिसमें कि हमारा मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे केस पे। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारा? थर्ड केस इज व्हेन, okay, so we have only 10 minutes, so I will quickly discuss this the basic idea of this Okay. case and then I will close. Okay, Yes, so sir. when r is less than omega, ठीक है, इसमें हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो कैसा होगा? तो पहली चीज, जब r लेस देन ओमेगा होगा तो r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, बिकॉज दिस बिकम्स निगेटिव स्क्वायर रूट टर्म। हाँ, निगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी टर्म को हम कैसे लिखते हैं? उसमें एक आई या जे टर्म हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख दें? जे इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ रिमेंबर, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज नाउ रियल, ठीक है, क्योंकि ओमेगा बड़ा है हियर, आर इज लेस देन ओमेगा। बट हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमने क्या एज्यूम कर लिया, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज जे इंटू बीटा, वेयर बीटा इज ए रियल क्वांटिटी and j is square root of -1. Are you convinced with this? Remember Yes, here sir. beta is real quantity, omega square minus r square. Yes, sir. Now अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो हमारा सोल्यूशन था a e⁻⁴t, ठीक है, तो अल्फा क्या था? -r प्लस माइनस अंडर स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a1। तो अभी हमने a1 की वैल्यू नहीं लिखी है, जस्ट हम यहाँ a1 लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन सिंपल दिखे। a1 a2 की वैल्यू तो हम कभी हमें पता है या हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो a1 e⁻⁴t, जहां पे अल्फा है हमारा -r प्लस माइनस अंडर स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने मान लिया है जे बीटा, सो वी हैव रिप्लेस दिस टर्म बाय जे बीटा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टर्म में माइनस साइन के साथ जे बीटा, क्योंकि दो रूट थे ना, अल्फा 1 अल्फा 2। सो हमारा ये हो गया सोल्यूशन। इज इट ओके? किसी को ये स्टेप नहीं समझ में आया हो तो बता दो, क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। ये कैसे सर, आ आया? गया सर।
आ गया ना, वेरी गुड। हमने a1 a2 की वैल्यू नहीं रखी है, a1 a2 एज इट इज रख दिया। ओके, नाउ अब हम e टू द पावर माइनस RT और e टू द पावर j बीटा t में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो e टू द पावर माइनस RT कॉमन है दोनों टर्म में, सो वी हैव हियर e टू द पावर माइनस RT ब्रैकेट में a1 e टू द पावर j बीटा t प्लस e2 e टू द पावर माइनस j बीटा t। इसको अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो इसको हम कुछ साइन कोसाइन के टर्म में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। e टू द पावर j बीटा इज व्हाट, cos बीटा t प्लस e टू द पावर i थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, e टू द पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस i sin थीटा। हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और हमारे पास ये टर्म आ गया। हमने cos वाले टर्म को एक साथ रख दिया, a1 प्लस a2 आ गया, और sin वाले टर्म को एक साथ रख दिया तो a1 माइनस a2 विद j आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां से हम यहां तक चले गए, कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने a1 प्लस a2 y वाली इक्वेशन, सर वो y वाली इक्वेशन बता दीजिए सर कैसे आई। ये वाली या ये वाली, फर्स्ट वाली या लास्ट वाली? फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन यहां से आई बेटा, ये देखो, ये है हमारा सोल्यूशन। y इज इक्वल टू a1 माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 माइनस r माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही तो हमारा सोल्यूशन था। इसके बाद हम लोगों ने a1 a2 की वैल्यू निकाली थी, तो हम इसी सोल्यूशन को लेके चल रहे हैं। यहाँ r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने j बीटा t कर दिया, j बीटा कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। यस सर, अब क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। हाँ, तो ये आ गया हमारा। अब इसी को हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये, हाँ बोलो। यस सर, आ गया। हाँ, तो a1 प्लस a2 को हमने मान लिया a नॉट साइन फाई सम, दोनों कांस्टेंट हैं a1 a2, तो इनके एडिशन को हमने a नॉट साइन फाई मान लिया, और इनके जो सब्सट्रैक्शन थे, ठीक है, उनको हमने a नॉट कास फाई मान लिया, ठीक है। और जहां a नॉट और फाई नॉट दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। तो अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है, yeah, so there is something, if we assume this as a sine phi, and if we assume this as a naught cos phi, okay, so a naught and phi naught are two constants, so what our y becomes, it is now e to the power minus RT, okay. So a1 plus this term becomes a naught sine phi cos beta t, Yep. and this term becomes a naught cos phi sin beta t, okay. तो यहां से हमारा ये टर्म आ गया कुछ इस तरह का, ठीक है। y is equal to a naught e to the power minus RT sin beta t plus phi. Now remember, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, अगर तो sin beta t क्या एक ऑसिलेटरी फंक्शन है? Yes. हाँ, और ये क्या है, लेकिन हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ a नॉट नहीं है, एम्पलीट्यूड a नॉट e टू द पावर माइनस RT है। तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिके करता जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा साइन, चूंकि साइन फंक्शन है तो यहाँ पे एक ऑसिलेटरी मोशन रहेगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने, चूंकि हमने माना है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a नॉट साइन फाई और j a1 माइनस a2 इज इक्वल टू a नॉट cos फाई, तो हम यहां से, अच्छा ये तो वही स्लाइड है, तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया, और इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
और जो हमारा दूसरा फेज वाला है वो साइन फंक्शन है। तो बेसिकली ये तो हमारा +-1 के बीच में ऑसिलेट करेगा साइन वाला टर्म, और एम्पलीट्यूड हमारा एक्सपोनेंशियली डिके करता जाएगा। तो इफ वी लुक एट दिस एक्सप्रेशन, अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि फंक्शन तो ऑसिलेटरी है साइन, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली a0 जो इनिशियल वैल्यू थी उससे e⁻⁻RT के साथ ये डिके भी करता जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड डिके टू टर्म्स है। एम्पलीट्यूड में हमारा एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, बट साइन की वजह से, चूंकि साइन हमारा एक फंक्शन है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली ये तीनों केस में से हमारा जो ऑसिलेटरी फंक्शन है वो सिर्फ तब है व्हेन r इज लेस देन ओमेगा। ठीक है, तो ये हम तीनों डिफरेंट केस हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। r इज इक्वल टू ओमेगा, r इज ग्रेटर देन ओमेगा एंड r इज लेस देन ओमेगा। तो बाकी जो दो केस हैं उसमें हमारा फंक्शन ऑसिलेटरी नहीं रहेगा, जो मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं रहेगा, लेकिन व्हेन r इज लेस देन ओमेगा आवर मोशन विल बी oscillatory provided that the amplitude of oscillation will exponentially decay as a function of time. Okay, so now सर हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि ये तीन चीजें। हाँ बताओ सर, जितने भी सर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं सर उनका हाँ। एम्पलीट्यूड हमेशा एक्सपोनेंशियली डिके करता है। अगर तुम्हारा जो ये तुम्हारा क्या निकल के आया यहाँ से कि अगर डैम्पिंग फोर्स का नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो उस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड का डीके होगा वो एक्सपोनेंशियल ही होगा। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होकर ये हाँ बोलो। आकाश अटेंडेंस ले लिया तुमने? किसको बोला था मैंने? ठीक है, तो हमको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके सो आई स्टॉप हियर। कल तो छुट्टी है तो कल क्लास नहीं लेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास सैटरडे को लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नमस्ते सर। और किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो हमसे